हेलो एवरीवन, मैं राहुल एडवांसिक ई क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को मैं गंगा व उसकी सहायक नदियों के बारे में विस्तार रूप से वर्णन करूंगा कि गंगा नदी कहां से उत्पन्न होती है, किन किन राज्यों से होकर बहती है और कहां जाकर ये समाप्त हो जाती है। इसके साथ साथ इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को बताना चाहता हूं, गंगा भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और इस नदी के बारे में आपको विशेषता बताना चाहता हूं। इस नदी में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका जल स्वच्छ व मीठा रहता है। कौन सा वायरस पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज। लिख देते हैं यहाँ पे बैक्टीरियोफेज। यह वायरस विषाणु गंगा नदी में पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा का जल मीठा व स्वच्छ रहता है। ये हमारे साइंटिस्ट बताते हैं, वैज्ञानिक बताते हैं कि गंगा नदी में एक प्रकार का विषाणु होता है जिसका नाम बैक्टीरियोफेज है, जिसकी वजह से गंगा का जल स्वच्छ व मीठा होता है। आपको बताना चाहता हूं कि इसी नदी में ऐसा क्यों होता है। भारत में विभिन्न प्रकार की नदियां बहती हैं, बट उसमें ऐसा नहीं होता है। गंगा में ही ऐसा क्यों होता है, आपको बताना चाहता हूं। गंगा में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गंगा नदी में डिजॉल्व ऑक्सीजन पाई जाती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, मिली हुई ऑक्सीजन, पानी में मिली हुई ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने की वजह से इस नदी का जल मीठा व स्वच्छ होता है। कौन सा वायरस पाया जाता है, एक बार ध्यान रखना आप लोग, बैक्टीरियोफेज। इसका कारण क्या होता है, ये वायरस पानी में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनको मार देता है। क्या करता है? बैक्टीरिया को मार देता है। इसलिए इसके मारने की वजह से जल हमारा कैसा होता है? स्वच्छ और साफ, क्योंकि ये बैक्टीरिया उसमें समाप्त हो जाएगा। जब बैक्टीरिया नहीं रहेगा तो इसलिए बात है पानी हमारा स्वच्छ रहेगा। इसलिए बैक्टीरिया को कौन मारता है? बैक्टीरियोफेज विषाणु, बैक्टीरियोफेज वायरस। क्यों ऐसा होता है? वैज्ञानिक बताते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है और यही डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी के अंदर विभिन्न प्रकार की गंगा नदी में जो विभिन्न प्रकार के सर्प और मछलियां पाई जाती हैं, वो यही डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा से रिस्पायरेशन मतलब अपने श्वसन दर क्रिया को पूरा करते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि गंगा का हमारे पुराणों में व साहित्य में प्रशंसा रूप से और भावुकता रूप से वर्णन किया गया है। किसमें? हमारे लिटरेचर में और हमारे पुराणों में इसका बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। इसलिए गंगा नदी को हम बहुत ही पवित्र नदी मानते हैं। अब एक बात आपको बताना चाहता हूं कि गंगा नदी की टोटल डिस्टेंस 25 किलोमीटर है। मतलब कि जब गंगा नदी जहां से निकलती है और जहां जाकर समाप्त हो जाती है, मतलब गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है और समाप्ति बांग्लादेश से होकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। बांग्लादेश तक इसकी डिस्टेंस 2525 किलोमीटर होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की मछलियां व सर्प पाए जाते हैं। और बताना चाहता हूं कि गंगा नदी हमारे पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और उद्योगों के क्षेत्र में, किसके कृषि, पर्यटन और उद्योगों के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा इसका योगदान है। किसका? गंगा नदी का। आपको बताते हैं कि कृषि मतलब कि जब गंगा नदी जहां से होकर जाती है, जिस एरिया से होकर जाती है, उसके आसपास की भूमि को उपजाऊ बना देती है। उपजाऊ, जिसकी वजह से इस
के किनारे किनारे जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एल्यूमिनियम सॉइल पाई जाती है। इस मिट्टी के पाने की वजह से ये मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और हमारे किसान लोगों को, किसान भाइयों को खेती करने में मदद मिलती है। और गंगा नदी, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है और हिमालय में ग्लेशियर पाए जाते हैं, अभी बताएंगे आपको, विधिवत तरीके से मैप से समझाएंगे, जिसकी वजह से ये सदा नीर नदी है, मतलब हमेशा बहती रहती है, इसका जल कभी भी समाप्त नहीं होता है। इस नदी के द्वारा किसान लोग हमारे भूमि के लिए जल की भी मात्रा उपयोग कर लेते हैं। अब आप लोगों को बताना चाहता हूं कि गंगा नदी कहां से होकर जाती है, कैसे कैसे बहती है, विधिवत तरीके से मैप के द्वारा आपको बताऊंगा, और इसमें कौन कौन सी नदियां आके मिल जाती हैं। उससे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि गंगा नदी को भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में, कब, 2008 में, 2008 में भारत सरकार ने नेशनल रिवर ऑफ इंडिया का दर्जा दे दिया है। किसका दिया है? नेशनल रिवर ऑफ इंडिया का दर्जा प्राप्त हो गया है। किस नदी को? गंगा को। गंगा नदी को 2008 में, 2008 में भारत की नेशनल रिवर, राष्ट्रीय रिवर घोषित कर दिया गया है। अब इसको हम लोग विस्तार से मैप के द्वारा पढ़ेंगे कि कौन सी नदी आकर इसमें मिलती है, कहां से इसका ओरिजिनेट होता है और कहां जाके समाप्त होती है, विधिवत रूप से पढ़ेंगे। चलो आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि गंगा नदी शुरुआत से हिमालय से तो निकलती है। कौन से हिमालय से, ये बताने की कोशिश करूंगा, वेस्टर्न हिमालय से। वेस्टर्न हिमालय से आप बताता हूं, वेस्टर्न हिमालय से गंगा की उत्पत्ति होती है। कहां? उत्तराखंड नामक। उससे पहले आपको बताऊं कि 3 यहाँ पे ग्लेशियर पाए जाते हैं। एक ये ग्लेशियर, एक ये ग्लेशियर, किसमें? ये वेस्टर्न हिमालय के ग्लेशियर हैं। एक आपको ये ग्लेशियर। इन तीनों ग्लेशियर के नाम बताते हैं। इस ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री, ये है केदारनाथ, ये है बद्रीनाथ। ये तीनों रेंज ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ के जमे हुए टीले, उनको ग्लेशियर कहा जाता है। अब आपको बता दूंगा कि सबसे पहले केदारनाथ, इसकी गंगोत्री की बात करते हैं कि यहां से क्या होता है। एक मिनट, गंगोत्री के बारे में बताएंगे कि ये गंगोत्री ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री ग्लेशियर। इसके पास एक जगह पड़ती है गौमुख। कौन सी जगह पड़ती है? गौमुख। इस जगह से एक नदी उत्पत्ति होती है, एक नदी की। कौन सी उस नदी का? उस नदी का नाम है भागीरथी। एक नदी यहां से निकलती है, कहां से? गंगोत्री ग्लेशियर से, गौमुख नामक जगह से। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। इसको मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं, समझ लेना आप लोग। भागीरथी, ये नदी निकल रही है, भागीरथी निकलती है। इसके लेफ्ट साइड में अब बताते हैं कि इसी गंगोत्री ग्लेशियर में 3 पर्वत का पानी और आता है, कामत पर्वत, त्रिशूल पर्वत और नंदा देवी पर्वत। उसका भी पानी इसमें आता है। जो ग्लेशियर पिघल के पानी आता है, तब जाके भागीरथी नदी आगे बढ़ती है। उसके बाद यहाँ पे एक नदी और निकलती है, जिसका, इस नदी का नाम होता है भीलांगना नदी। इसको यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। कौन सी नदी है? भीलांगना। भीलांगना नदी, ये नदी एक आती है। इस नदी का नाम है भीलांगना नदी। इस नदी का नाम है भीलांगना नदी। और भागीरथी नदी टेहरी नामक जगह पे आकर मिल जाती है। मतलब कह सकते हैं कि भागीरथी की एक सहायक नदी कौन सी है? भीलांगना नदी। वह कहां पर आकर मिलती है? टेहरी नामक जगह पर आकर मिल जाती है। यहां लिखते हैं आपको, टेहरी नामक जगह पे आकर मिल जाती है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसी टेहरी नामक जगह पे, भागीरथी नदी पे, भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का 5वें नंबर का बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है। उस डैम का नाम टेहरी डैम है। टेहरी बांध कहां बनाया गया है? ये भागीरथी नदी पे, टेहरी नामक जगह पे बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा, लिख देता हूं, भारत का सबसे ऊंचा
ऊंचा व विश्व का 5वें नंबर पे, सबसे ऊंचा व विश्व में 5वें स्थान पे, कौन से पोजीशन पे आता है, 5th पोजीशन पे आता है। इसकी ऊंचाई के बारे में आपको बताते हैं। इस टेहरी डैम की, कौन सी डैम की, टेहरी डैम की ऊंचाई जो है अप्रोक्स 260.5 मीटर है। कितनी है, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई, किसकी, टेहरी डैम की। टेहरी डैम के बाद ये नदी भागीरथी नदी और बिलांगना नदी कहाँ पे आके मिलती है, टेहरी पे, टेहरी नामक जगह पे। उसके बाद भागीरथी नदी आगे बढ़ती है। जब भागीरथी नदी आगे बढ़ती है, इसकी लेफ्ट साइड में मैंने बताया था 3 ग्लेशियर है वेस्टर्न हिमालय में। दूसरा ग्लेशियर एक यहाँ पे है केदारनाथ ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी निकलती है। और एक यहाँ से बताते हैं आपको बद्रीनाथ, ये क्या है, केदारनाथ, एक ये ग्लेशियर, इसका नाम क्या है, बद्रीनाथ। ये 3 ग्लेशियर हो गए। अब आपको बताते हैं कि बद्रीनाथ ग्लेशियर जो है, बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नाम की एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा नाम की एक नदी निकलती है। और केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या होता है, मंदाकिनी। जिस नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नदी बद्रीनाथ नदी में आके, आपको बताया था अलकनंदा नदी, यहाँ लिख देता हूं अलकनंदा। ये कौन सी नदी आ रही है, अलकनंदा। कौन सी नदी है ये, अलकनंदा। तो ये नदी निकली, कहां से निकली थी, बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकली है। और इधर केदारनाथ से कौन सी नदी निकली है, मंदाकिनी नदी। ध्यान रखना कौन सी नदी है, यहां लिख देता हूं मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नदी निकली है केदारनाथ ग्लेशियर से, और बद्रीनाथ नदी ग्लेशियर से निकली है अलकनंदा नदी। इस अलकनंदा नदी में विभिन्न प्रकार की इसकी सहायक नदियां हैं, वो आके इसमें मिलती हैं। वो कहाँ कहाँ पे आके मिलती हैं, क्या उस जगह को क्या कहते हैं, हम बताने की कोशिश करते हैं। अलकनंदा में पहली नदी आके मिलती जिसका नाम है धौली गंगा। कौन सी नदी है, धौली गंगा। धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी में आकर जिस जगह पे मिलती है उसको कहते हैं विष्णुप्रयाग। क्या कहते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं, इस जगह को। जब अलकनंदा नदी में धौली गंगा आके मिल जाती है, इस जगह को कहते हैं विष्णुप्रयाग। लिख देते हैं यहाँ पे विष्णुप्रयाग। जब धौली गंगा नदी अलकनंदा में आके मिल जाती है, उस जगह को कहते हैं विष्णुप्रयाग। उसके बाद एक दूसरी नदी आके मिलती है, उसका नाम बताते हैं आपको। एक जगह दूसरी नदी है, इस नदी में यहाँ पे आके एक नदी मिलती है, इस जगह को बता देते पहले, नंदप्रयाग। ये जगह कौन सी है, नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम नंदाकिनी। एक ये अलग है, आप ध्यान रखना, ये मंदाकिनी है और ये नंदाकिनी है। ये नदी कौन सी है, नंदाकिनी। ये नंदाकिनी नदी किसमें आके मिलती है, अलकनंदा पे। किस जगह पे आके, नंदप्रयाग में। कहाँ के मिलती है, नंदप्रयाग में। तो नंदाकिनी अलकनंदा जहां मिलती है उस जगह को नंदप्रयाग कहते हैं। एक और नदी आती है, वो यहाँ पे आके मिलती है। इस नदी का नाम है पिंडर। इस नदी का क्या नाम है, पिंडर नाम है। इस नदी पिंडर या पिंडरी कहते हैं, पिंडर। इस नदी का नाम है पिंडर। यह कहाँ आकर मिलती है, कर्णप्रयाग में। यह जो जगह है अलकनंदा में, पिंडर नदी जहां आकर मिलती है उस जगह को कहते हैं कर्णप्रयाग। क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग। इस प्रकार से ये 3 नदियां आके अलकनंदा नदी में मिल जाती हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड से 3 नदियां, कौन सी, धौली गंगा, नंदाकिनी, सही लिखता हूं, नंदाकिनी, पिंडर जहां आके मिलती है अलकनंदा में उस जगह को कहते हैं कर्णप्रयाग। नंदाकिनी जिस जगह पे आके अलकनंदा मिलती है उसको कहते हैं नंदप्रयाग। धौली गंगा अलकनंदा में जहां पे मिलती है उसको कहते हैं विष्णुप्रयाग। और मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में जहां आकर मिलती है उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। इस जगह को क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग।
प्रयाग। अब आपको बताने की कोशिश करता हूं। मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में आके मिलती है रुद्रप्रयाग। धौली गंगा अलकनंदा मिलके जहां मिलती है विष्णुप्रयाग। और नंद प्रयाग में नंदाकिनी प्लस अलकनंदा। कर्ण प्रयाग में पिंडर प्लस अलकनंदा कर्ण प्रयाग में आके मिलती है। अब ये जो एक चली नदी मैन नदी गंगोत्री ग्लेशियर से गौमुख नामक जगह से निकली थी भागीरथी, वह आकर इस जगह पे, किस जगह पे, इस जगह पे आके अलकनंदा, क्योंकि देखो मैन नदी कौन सी है, अलकनंदा। इधर से कौन सी मैन नदी है हमारी, भागीरथी नदी। दोनों नदियां आके कहाँ मिलती हैं, इस जगह नामक, ये कौन सी है, देवप्रयाग। ये नदी को, ये जगह कौन सी है, देवप्रयाग। देवप्रयाग जगह पे आकर आपकी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आके मिलती हैं। इसी जगह से गंगा का नाम उत्पन्न हुआ, या कह सकते हैं इसी जगह के बाद गंगा का नाम, इन दोनों मतलब अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहां पे इनकी संयुक्त धारा मिलती है, इनके पानी की संयुक्त धारा जब जहां मिलेगी उसी जगह देवप्रयाग के बाद ही हमारी गंगा का ओरिजिनेट हुआ है। मुख्य रूप से देखा जाए मतलब संयुक्त धारा को ही गंगा कहा गया है। फिर ये नदी अपने इस प्रकार से आगे बढ़ती चली जाती है। अभी आपको बताएं कहाँ कहाँ जाती है, ये कहाँ पे, देवप्रयाग में आकर अलकनंदा प्लस भागीरथी दोनों नदियां आके देवप्रयाग में मिल जाती हैं। अब आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। देवप्रयाग के बाद गंगा हमारी ऋषिकेश, कौन सा जगह है, इसको रफ करना चाहता हूं, ऋषिकेश, इसको इधर लिख देता हूं, देवप्रयाग यहां लिख देता हूं, देवप्रयाग। इसके बाद गंगा हमारी आगे बढ़ती है और सब पहाड़ी इलाकों में सबसे पहले आती है ऋषिकेश नामक जगह पे। ये कौन सी जगह है, ऋषिकेश। उसके बाद जाती है हरिद्वार में, सॉरी इसके बाद ऋषिकेश के बाद हरिद्वार पड़ता है। हरिद्वार के बाद यह नदी अपने पहाड़ी इलाके को छोड़ देती है और मैदानी भाग में प्रवेश करती है। किसके बाद, हरिद्वार के बाद यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इस जगह को क्या कहते हैं, हरिद्वार। बता देते हैं आप लोगों को, लिख देता हूं, हरिद्वार। हरिद्वार इस जगह को कहते हैं, मतलब ऋषिकेश के बाद हरिद्वार। हरिद्वार के बाद ये नदी अपने मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जिसका नाम सबसे पहले क्या पड़ता है, बिजनौर। यूपी का एक जिला पड़ता है बिजनौर, उसमें जाकर ये नदी सबसे पहले यूपी में प्रवेश करती है, जिसका नाम क्या है, बिजनौर। अगर आपसे कोई पूछे कि यूपी के किस जिले में गंगा का प्रवेश होता है, तो सबसे पहले बिजनौर नामक जिले में गंगा यूपी में प्रवेश करती है। उसके बाद विभिन्न